हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे, फिर पॉइजन की डेफिनेशन देखेंगे, एंटीडोट्स क्या होते हैं और पॉइजनस केसेस को हम मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन, ये 5 मार्क्स में पूछते हैं या 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। डेफिनेशन बता दो, व्हाट इज़ पॉइजन, ठीक है, व्हाट इज़ एंटीडोट। ठीक, तो एंटीडोट में भी यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉक्सिकोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन। तो टॉक्सिकोलॉजी जो वर्ड है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स एन एरो। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ याद रखनी है हमें कि टॉक्सिकोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स एरो। अब डेफिनेशन देखते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस किसको कहते हैं, पॉइजन को। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ पॉइजन्स इन रिलेशन टू देयर, पॉइजन का सोर्स क्या है, पॉइजन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, पॉइजन का फेटल डोज क्या है, ठीक है, पॉइजन की डायग्नोसिस क्या है, पॉइजन का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो इन सब के बारे में हम कहाँ से पढ़ते हैं, टॉक्सिकोलॉजी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी इज़ व्हाट, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with poisons in relation to their sources, properties, action, the symptoms which they produce, the fatal dose, toxicity, diagnosis, treatment and autopsy feature of that poison। ठीक है, तो ये हो गई टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन। अब आगे देखें तो इसमें लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। तो सबसे पहला है जो हमारा सब्जेक्ट है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, दूसरा है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, थर्ड है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी एंड लास्ट इज इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में बस हमें एक ही वर्ड ऐड ऑन करना है कि मेडिकल। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी विच डील्स विथ मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ दैट हार्मफुल पॉइजन। ठीक है, ये हो गई फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। दूसरा है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द कॉज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ दैट पॉइजन। ठीक है, ये क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में ये सब पढ़ते हैं, कॉजेशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट पॉइजनिंग इन ह्यूमन। ठीक है, तो ये बेसिक पता होना चाहिए फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी जो है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ दैट पॉइजन। ठीक है, पॉइजनिंग केसेस इन ह्यूमन। और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट पॉइजनिंग केसेस इन ह्यूमंस। ठीक है, इतना क्लियर है। तो टॉक्सिकोलॉजी की जनरल डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द पॉइजन in relation to their source, diagnosis, treatment, fatal dose, toxicity and so on। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं व्हाट इज़ पॉइजन। पॉइजन की डेफिनेशन पूछते हैं 2 मार्क्स में। व्हाट इज़ पॉइजन, तो पॉइजन एनी सब्सटेंस, कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस which when taken in any account by any route it produces harmful effect। तो 3 Ds अगर वो प्रोड्यूस करे, एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस 3 Ds। ठीक है, एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस 3 Ds। कौन सी डी, तो डिजीज, डिफॉर्मिटी और डेथ। अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है कोई सा भी सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं पॉइजन। ठीक है, तो एनी, पॉइजन की डेफिनेशन क्या हो गई फिर, एनी सब्सटेंस इफ टेकन इन एनी अकाउंट, मतलब एनी डोज, एनी सब्सटेंस इफ टेकन इनटू एनी अकाउंट बाय एनी रूट and it have the capacity to produce harmful effect, that is the disease, deformity or death in the body, then it is called as poison। ठीक है, तो ये याद रखनी है हमें पॉइजन की डेफिनेशन, ये 2 मार्क्स में वाइवा में भी पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है ड्रग की डेफिनेशन। देखिए, टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी हो गया, पॉइजन की डेफिनेशन हो गई। अब ड्रग क्या है, तो ड्रग का मतलब होता है इट इज़ एनी सब्सटेंस और अ प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड और इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। तो ये डेफिनेशन जो है वो WHO के हिसाब से है। क्या बोल रहे हैं ये, कि ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट which when
which when introduced into the body it has the power to modify the physiological system or the pathological system of the body. ठीक है, तो दिस इज नोन एज ड्रग. ठीक, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के अंदर जाके फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करें, उसको ठीक करें. ठीक है, और जिससे जो रेसिपेंट हैं जैसे कि जो पेशेंट है उसको बेनिफिट हो, तो वैसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ड्रग. ठीक, तो ये डेफिनेशन है ड्रग की. उसके बाद फिर है कि पॉइज़न. हमने बोला कि पॉइज़न क्या होता है कि किसी भी रूट से अगर तुमने कोई सी भी हार्मफुल सब्सटेंस खाई है तो तुम वो पॉइज़न होगा, है ना, पॉइजनस केस हो जाएगा. तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हम पॉइज़न को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, खा सकते हैं. ठीक है, तो लोकल सिस्टमिक रूट होता है और एक लोकल रूट होता है. तो लोकल रूट में वही डर्मल, स्किन के थ्रू, ऑक्यूलर, नेज़ल, वजाइनल, रेक्टल, यूरेथ्रल. ठीक है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया. सिस्टमिक में तो ओरल, इसमें भी सिस्टमिक रूट में भी ओरल, सबलिंगुअल देते हैं, रेक्टल, क्यूटेनियस, नेज़ल. ठीक है, वही सारी चीज़ें. और पेरेंटरल मतलब वाया ब्लड रूट, है ना, ब्लड सिरिंज वगैरह यूज़ करके. तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया. अब हम आगे पढ़ें तो ये तो बॉडी के अंदर कैसे तुमने एडमिनिस्टर किया है ना पॉइजन सब्सटेंस को, तो लोकल रूट और सिस्टमिक रूट देख लिया. अब एलिमिनेट कैसे होगा? वंस द पॉइजनस सब्सटेंस इज इन द बॉडी, हाउ विल यू एलिमिनेट दिस? तो वाया यूरिन, फीकस, सलाइवा, स्वेट, मिल्क, बाइल, इनके थ्रू वो एलिमिनेट भी हो जाता है बॉडी से. ठीक है, यूरिन, फीकस, इन सब से. अब आगे देखें, एक सेकेंड. तो हाँ, अब है एक्शन ऑफ पॉइजन. देखें तो पॉइजन जो है वो उसके एक्शन क्या क्या है ना. एक्शन ऑफ पॉइजन में सबसे फर्स्ट है लोकल एक्शन होगा उसका. तो जहाँ पे भी पॉइजन में एक्ट एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दोगे तो वहाँ पे बर्निंग होगी. सिस्टमिक एक्शन भी हो सकता है कि व्हेन अ पॉइजन इज टेकन सबलिंगुअली, ओरली, तो क्या होगा, इंजेक्शन ऑफ एकोनाइट कॉजेज कार्डियक टॉक्सिसिटी हो सकती है और डेथ हो सकता है. ठीक है, कंबाइन एक्शन भी हो सकता है कि मतलब लोकल एक्शन भी होगा और सिस्टमिक एक्शन भी हो सकता है, दोनों एक्शन हो सकता है. ठीक है, तो ये है एक्शन ऑफ द पॉइजन. लोकल एक्शन, सिस्टमिक एक्शन और कंबाइंड एक्शन हो सकता है. नॉट सो इम्पोर्टेंट. अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ पॉइजन, क्लासिफिकेशन देखते हैं. ठीक है, पॉइजन का तो क्लासिफिकेशन देखते हैं. एक सेकेंड. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन में सबसे पहले है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉइजन. बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉइजन करोसिव हो सकता है, स्ट्रॉन्ग करोसिव हो सकते हैं. अच्छा देखो, पहले मेन हेडिंग देखते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन 5 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, 5 मार्क्स में पूछते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन बताओ. तो सबसे पहले है कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पॉइजन, कि क्या वो करोसिव है, क्या वो इरिटेंट है, या वो सिस्टमिक है, कैसा है. ठीक है, और या मिसलेनियस है. तो ये है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉइजन है 4 टाइप्स. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पॉइजन 4 क्लासिफिकेशन है, 4 टाइप्स है. करोसिव पॉइजन, करोसिव में कौन कौन आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, ठीक है, और मेटल्स. ये हैं कुछ करोसिव पॉइजन के अंदर. ठीक, उसके बाद है इरिटेंट्स. करोसिव नेचर हो गया. दूसरा होते हैं कुछ पॉइजन जो होते हैं वो इरिटेंट होते हैं. ठीक है, तो उसमें कौन कौन है, इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक इरिटेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, कुछ मैकेनिकल इरिटेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, ये होने के बाद थर्ड है सिस्टमिक पॉइजन्स हो सकते हैं कुछ. ठीक है, तो सिस्टमिक में सेरेब्रल पॉइजन हो सकते हैं, कुछ स्पाइनल पॉइजन जैसे अपनी नक्स वोमिका स्ट्रिक्निन जिसको कहते हैं वो हो सकता है. फिर पेरिफेरल नर्व पॉइजन हो सकते हैं, कार्डियक पॉइजन, एस्फिक्शिएंट, नेफ्रोटॉक्सिक, हेपेटोटॉक्सिक. तो ये है सिस्टमिक पॉइजन. ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पॉइजन. फिर लास्ट है मिसलेनियस, मतलब जैसे कि फूड पॉइजनिंग. ठीक है, इसमें फूड पॉइजनिंग कैटेगरी रखी है. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्लियर है. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन में सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ पॉइजन. क्या वो पॉइजन करोसिव है, इरिटेंट है ना, इरिटेंट है, सिस्टमिक है कि मिक्स्ड, मिसलेनियस वाला. ठीक है, तो ये 4 है मेन हेडिंग. तो इसमें करोसिव पॉइजन देखते हैं. करोसिव पॉइजन में कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड्स आती हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है. एक है मिनरल और
स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड। फिर दूसरी है ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल H2SO4 HCl। ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल कार्बोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर है स्ट्रॉन्ग, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज भी करोसिव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्कली का कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है। उसके बाद फिर है मेटल्स, कुछ मेटल्स भी करोसिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोराइड वाले FeCl2 फेरिक क्लोराइड, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग करोसिव वाले मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड क्लासिफिकेशन है इरिटेंट। इरिटेंट में हमें क्या याद रखना है कि इरिटेंट में 3 कैटेगरी है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में अपनी वही नॉन मेटल और मेटल, तो नॉन मेटल में फॉस्फोरस आयोडीन है, ठीक है, और मेटल में आर्सेनिक और लेड, ठीक। तो ये इरिटेंट्स हैं। फिर सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में अपनी ऑर्गेनिक प्लांट्स, एनिमल्स, तो ऑर्गेनिक ये सब भी पॉइजन की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में कौन कौन है, स्नेक, स्कॉर्पियन, ठीक है, और प्लांट में कैस्टर, कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लास्ट मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में चॉप्ड हेयर, मेटल पीसेस, ये सब क्या है, इरिटेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड हो गया। अब आगे देखें तो सिस्टमिक पॉइजन है। सिस्टमिक पॉइजन में क्या क्या है, सेरेब्रल पॉइजन्स हो सकते हैं, है ना, ब्रेन सेरेब्रल पॉइजन। तो इसमें कुछ डिप्रेसेंट पॉइजन हो सकते हैं, कुछ स्टिमुलेंट्स पॉइजन हो सकते हैं, कुछ सोमनीफेरस हो सकते हैं, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। स्पाइनल पॉइजन हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिक हो सकता है, ठीक है, हेपेटोटॉक्सिक अपना फॉस्फोरस है, ठीक, कार्डियोटॉक्सिक एकोनाइट है, नर्व पॉइजन क्यूरारे है, ठीक है, स्ट्रिक्निन, ये सब बेसिक हमें पता होना चाहिए। तो ये सिस्टमिक पॉइजन हो गया। लास्ट है मिसलेनियस, मतलब फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द पॉइजन। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है वो है बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ यूज़ ऑफ द पॉइजन। तो किस तरीके से आप वो यूज़ कर रहे हो उस पॉइजन का, उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन है। तो एक है होमिसाइडल पॉइजन, ठीक है। होमिसाइडल मतलब जैसे आर्सेनिक को बहुत वाइडली पहले यूज़ करते थे एज अ होमिसाइडल, जहर दे के मार देने के लिए, है ना, घर वालों को या फिर किसी को भी। तो ये होमिसाइडल पॉइजन। फिर एक है सुसाइडल पॉइजन, ये बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ यूज़ क्लासिफिकेशन, ठीक, मैनर ऑफ यूज़। तो होमिसाइडल, सुसाइडल, एक्सीडेंटल पॉइजन, एबॉर्टिफिकेट पॉइजन, स्टूपिफाइंग पॉइजन, कैटल पॉइजन, एरो पॉइजन, ठीक है। यूज टू फैब्रिकेट इंजरी, खुद पे ही, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स का जो क्या कहते हैं जूस होता है रेड कलर का, वो यूज़ कर लेते हैं कि मतलब फेक करने के लिए कि लग गई है ऐसा करके, है ना। फैब्रिकेट यूज टू फैब्रिकेट इंजरी मतलब सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वाली जो इंजरी होती है। तो बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ यूज़ ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, एबॉर्टिफिकेंट, कैटल पॉइजन, एरो पॉइजन, यूज टू फैब्रिकेट इंजरी, ये सारी हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ यूज़। तो ये दूसरी क्लासिफिकेशन होगी। थर्ड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पॉइजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पॉइजन भी पॉइजन जो है वो क्लासीफाई हो सकते हैं। तो डोमेस्टिक और हाउस होल्ड पॉइजन होते हैं, कुछ डोमेस्टिक पॉइजन और हाउस होल्ड पॉइजन। दूसरा है एग्रीकल्चर पॉइजन, ठीक है, एग्रीकल्चर पॉइजन। फिर है इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर पॉइजन में क्या आएगा अपना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब। फिर है इंडस्ट्रियल पॉइजन, एनवायरमेंटल पॉइजन, फूड एंड ड्रिंक का पॉइजन, ड्रग्स एंड मेडिसिन का पॉइजन। तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पॉइजन ऑल्सो देयर इज क्लासिफिकेशन। तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। आगे देखें तो बस ये 3 बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन में हमें इतना ही याद रखना है। 3 मेन क्लासिफिकेशन है based on the nature of the poison, based on the use, manner of the use of the poison and based on the source of the poison. nature of the poison में 4 है, ठीक है, corrosive है कि irritant है कि systemic है कि miscellaneous में food poisoning. यूज़ में manner of use में हमें याद रखना है कि suicidal, accidental, homicidal ये सब हो सकता है, ठीक है। और सोर्स ऑफ द पॉइजन में सोर्स कहाँ से हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल पॉइजन, एग्रीकल्चर पॉइजन, हाउस होल्ड के पॉइजन्स हो सकते हैं, कुछ घर वाले हैं ना, पेट्रोल वगैरह। फिर एग्रीकल्चर पॉइजन, फूड एंड ड्रिंक पॉइजन और ड्रग एंड मेडिसिन। तो ये है हमारा टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। ये 5 मार्क्स में आता है, ठीक है, FMT में, और पूछ भी सकते हैं वाइवा में प्रैक्टिकल के टाइम, ठीक। तो ये बेसिक हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन खत्म। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग,
ठीक है, हम कैसे एज अ डॉक्टर हम कैसे डायग्नोस करेंगे, ठीक है। तो अ पेशेंट विथ कंजम्पशन ऑफ पॉइजनिंग मे प्रेजेंट टू अस, बहुत 3-4 केसेस आ सकते हैं, या तो फल्मिनेंट पॉइजनिंग मतलब सीवियर फॉर्म ऑफ एक्यूट, ठीक है, एकदम बहुत ही ज़्यादा उसने फल्मिनेंट पॉइजनिंग हो सकता है, सॉरी, दूसरा है एक्यूट पॉइजनिंग हो सकती है, फिर सब एक्यूट पॉइजनिंग और क्रॉनिक पॉइजनिंग के केसेस हमारे पास आ सकते हैं, ये 4 कैटेगरी में, ठीक है। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें सिंपली क्या करना है, हिस्ट्री लेनी है, तो 4 चीज़ें हमें देखना है, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे, फिर उसके सिम्टम्स देखेंगे, फिर साइंस, वो खुद आके अपने सिम्टम्स तो बताएगा, फिर साइंस हम खुद ऑब्जर्व करेंगे एज अ डॉक्टर, हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, लैब एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। फिर हिस्ट्री और सिम्टम्स में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री और सिम्टम्स में हम उससे हिस्ट्री पूछेंगे कि सडन ऑनसेट ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया, पेन इन द एब्डोमेन, हिस्ट्री ऑफ कंजम्पशन ऑफ समथिंग सस्पिशियस मटेरियल, तुमने कुछ ऐसा कुछ खाया था, ये सब पूछेंगे, ठीक है। और ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स, सडन हुआ था कि ग्रेजुअल हुआ था, ठीक है। फिर पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, पेन इन द एब्डोमेन, कन्वल्शंस, ये सब आ रहे हैं, हाइपोथर्मिया, पैरालिसिस, ये सब हिस्ट्री और सिम्टम्स में देखेंगे, ठीक है। फिर हम उसका करेंगे जनरल एग्जामिनेशन, फिर जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। जनरल एग्जामिनेशन में वही पेक्यूलियर ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, कि कुछ स्मेल तो नहीं आ रही है, टेस्ट देखेंगे कि उसको मेटालिक टेस्ट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर टेम्परेचर उसका नोट करेंगे, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, ये सब रूल आउट करेंगे। ऑक्यूलर चेंजेस देखेंगे, आइज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक। उसके बाद ओरल मैनिफेस्टेशंस, ये सब देखेंगे, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट में। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या क्या देखेंगे, वही पैरालिसिस वगैरह, न्यूरोपैथी, ट्रेमर, हेडेक, पैरास्थीसिया, गेट, डिलीरियम, एंसेफेलोपैथी, एटैक्सिया, साइकोसिस, ये सब देखेंगे, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोमा, ड्राउजीनेस, ये सब देखेंगे हम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या सिम्टम्स हम देखेंगे, तो टेकीकार्डिया, उसकी पल्स चेक करेंगे, टेकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया, बीपी देखेंगे, अरिदीमिया के लिए देखेंगे, वेसोकंस्ट्रिक्शन, ये सब देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या देखेंगे, पल्मोनरी ईडिमा तो नहीं है, डिस्पनिया तो नहीं है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो नहीं हो रही उसको, कफ हो रहा है, कितना हो रहा है ना, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जीआईटी में क्या क्या सिम्टम्स हमें साइंस देखने हैं, तो वॉमिटिंग का ड्यूरेशन कितना ज़्यादा हो रहा है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रोएंट्राइटिस, मेलिना मतलब ब्लड इन स्टूल, ठीक है, मलीना, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, थर्स्ट, डिस्फेजिया, है ना, डिफ़िकल्टी इन खाना खाने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, वो सब, ये सब देखना है। उसके बाद फिर जीआईटी के सिम्टम्स देखने के बाद जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में हमें क्या क्या एग्जामिन करना है, कलर ऑफ द यूरिन, हीमोग्लोबिन, यूरिया तो नहीं हो रहा, ग्लाइकोसूरिया, हिमेट्यूरिया, ओलिग्यूरिया, डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, ये सब तो नहीं हो रहा, ये सब पूछेंगे उससे। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में हमें मायोपैथी, मायल्जिया, इन सब के बारे में देखना है। ब्लड मैनिफेस्टेशन में अनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पेनसाइटोपिनिया, हीमोलिसिस, मिथ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, सल्फ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ये सब तो नहीं देखने को मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उस हिसाब से कौन सी मेडिसिन जा रही है, तो ये रूल आउट करना आना चाहिए हमें, है ना, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। डर्मल मैनिफेस्टेशन, स्किन में कुछ मैनिफेस्टेशन, ईयर मैनिफेस्टेशन और अदर्स की फीवर वगैरह, ये सब, ठीक है। तो ये हमें जनरल एग्जामिनेशन में देखना है। फिर हम मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मेन चीज़ क्या करना है, स्टेबलाइज द पेशेंट, देन स्टेबलाइजेशन एंड इवैल्यूएशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। स्टेबलाइज करो पेशेंट को और देन इवैल्यूएट हिम, कि मतलब क्या हो रहा है, कौन सी डिजीज़ है, ऐसा करके। फिर डिकंटामिनेशन करो, ठीक है, डिकंटामिनेशन ऑफ द पॉइजन, तो आइस के अंदर अगर है तो इरिगेशन ऑफ वाटर इन द आइस, ठीक है। फिर स्किन के अंदर है, फिर गट के अंदर गैस्ट्रिक लवाज, एमएसएस,
इन सब चीज़ों से, एक्टिवेटेड चारकोल एडमिनिस्टर करके, ठीक है। फिर ये हो गया सेकेंड स्टेप, डिकंटामिनेशन। फिर थर्ड स्टेप है पॉइजन को एलिमिनेट करो, ठीक है, ये हो ही जाएगा डिकंटामिनेशन में मतलब ऐसे हो जाएगा। फिर एंटीडोट एडमिनिस्ट्रेशन, एंटीडोट देना है हमें। फिर नर्सिंग केयर और ज़रूरत पड़ने पे साइकेट्रिक केयर देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 स्टेप्स हैं। कोई तुमसे पूछे मैं पॉइजन का केस है कैसे मैनेज करेंगे, तो टोटल कितने स्टेप्स हैं तुम्हें याद रहना चाहिए ये कि 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेबलाइजेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट। सेकेंड स्टेप है डिकंटामिनेशन, डिकंटामिनेशन ऑफ द पॉइजन। थर्ड स्टेप है हमारा एंटीडोट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और फोर्थ स्टेप है नर्सिंग केयर और साइकेट्रिक केयर, नर्सिंग केयर और साइकेट्रिक केयर इफ़ नीडेड, ठीक। तो अब एक एक करके देखते हैं। स्टेबलाइजेशन एंड इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, ABC को मेंटेन करते हैं। ABC, मेंटेन द एयरवे, मेंटेन द ब्रीदिंग एंड मेंटेन द सर्कुलेशन, स्टेबलाइज द पेशेंट, ठीक है। और ABCD है, अगर कुछ डिसेबिलिटी, फ्रैक्चर वगैरह, तो उस डिसेबिलिटी या फिर उसकी कॉन्शियसनेस को देखते हैं, ठीक है। असेस द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस कि पेशेंट कोमा में तो नहीं जा रहा है या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये स्टेबलाइजेशन में फर्स्ट स्टेप क्या है, ABCD को मेंटेन करना। सेकेंड स्टेप है हमारा डिकंटामिनेशन। डिकंटामिनेशन में क्या होता है कि आई, स्किन और गट, इन सारी चीज़ों को हम डिकंटामिनेट कर रहे हैं। डिकंटामिनेट मतलब डिकंटामिनेट मतलब जो ख़राब हो चुकी थी, है ना, जिससे पॉइजनस चीज़ें हो चुकी थी, उसको हम डिकंटामिनेट मतलब वापस से सही कर रहे हैं। कैसे करेंगे अब सही, अगर आइस के अंदर है, इफ़ ऑक्यूलर एक्सपोजर अकर ड्यू टू द पॉइजन, देन आई शुड बी इरीगेटेड विथ कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। ये लिखा है कि आई शुड बी इरीगेटेड मतलब आँख में मतलब अच्छे से पानी से उसको धोना है, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट, आइस को हम कैसे डिकंटामिनेट कर सकते हैं। स्किन को भी वही है कि अगर इफ़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन इज़ पॉसिबल बाय द डर्मल रूट, अगर स्किन से हुआ है पॉइजन का एब्जॉर्प्शन, तो इन केस ऑफ द डर्मल एक्सपोजर द अफेक्टेड एरिया शुड बी वॉश्ड विद द प्लेन वाटर, ठीक है। रिमूव द क्लोथ्स एंड वॉश द स्किन विथ प्लेन वाटर। थर्ड, अगर गट, GUT गट, तो अगर हमारी गट में है कंटामिनेशन हो रखी है पॉइजन से, तो उसको कैसे करेंगे, तो एमेसिस देके। एमेसिस का मतलब क्या होता है, एमेसिस मतलब होता है उससे उसको ऐसी चीज़ें देंगे जिससे वो वॉमिट करे, वॉमिटिंग इंड्यूस हो, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं हम, एपिकॉक यूज़ करते हैं, सिरप ऑफ एपिकॉक, एपोमॉर्फिन यूज़ करते हैं, और क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल जो है ना, उसको स्टिमुलेट करके हम उससे वॉमिटिंग इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो गट में अगर कंटामिनेशन हो रखी है तो हम MSS यूज़ कर सकते हैं, गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है MSS। तो MSS हमें कब कब यूज़ करना है, इंडिकेशन क्या है, तो पेशेंट जो है ना वो कॉन्शियस होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा लिखा है कि इंजेक्शन ऑफ पॉइजन मस्ट बी विद इन 4 to 6 आवर्स। अगर 4 to 6 आवर्स के बीच में पेशेंट आ रहा है तुम्हारे पास, तो तुम MSS वाला ये सोच सकते हो प्रोसीजर, ठीक है। इसमें एजेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, एपिकॉक, एपोमॉर्फिन, और बाय स्टिमुलेटिंग द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को स्टिमुलेट करके। इंडिकेशन क्या है, पेशेंट शुड मस्ट बी कॉन्शियस एंड 4 to 6 आवर्स के अंदर अगर पेशेंट आ रहा है तो। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं, कब कब नहीं करवानी है MSS हमें, अगर उसकी गैग रिफ्लेक्स जो है वो इम्पेयर्ड है, इम्पेयर्ड गैग रिफ्लेक्स, प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, कन्वल्शंस अनकॉन्शियस पेशेंट में हमें नहीं करवाना है ये। उसके बाद फिर है कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है इसका, मैलेरी वेस्ट टेयर्स देखने को मिल सकते हैं, लेरिंजोस्पाज्म हो सकता है, एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक। तो ये हो गया MSS। दूसरा है गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज में इंडिकेशन क्या है, कॉन्शियस पेशेंट होना चाहिए, और पेशेंट जो है वो 1 to 2 आवर्स में हमारे पास जब आएगा, जब तभी हम गैस्ट्रिक लवाज उस पर प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिकेशन क्या है, कॉन्शियस पेशेंट होना चाहिए, 1 to 2 आवर्स में आना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, वही इम्पेयर्ड गैग रिफ्लेक्स, अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं करना है।
ठीक है, ईसोफेजियल वराइसिस में नहीं करना है, क्योंकि जब हम गैस्ट्रिक लवाज प्रोसीजर जब करेंगे तो ये हमें ट्यूब जो है, ठीक है, इस ट्यूब को हमें उस पेशेंट के ईसोफेगस के थ्रू उसके स्टमक में रखनी पड़ेगी। तो अगर उसको ईसोफेजियल वराइसिस है तो हम उसमें ये वाली प्रोसीजर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है अगर कोरोसिव पॉइजनिंग का केस है तो भी हमें नहीं करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? सेम कॉम्प्लिकेशन है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है, लेरेंजोस्पाज्म हो सकता है, मेलरी वेस्टियर्स, ये तीनों हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। बाकी हाइपोथर्मिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। अब बताओ इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखा है यहाँ पे प्रोटेक्ट द एयरवे, एयरवे को प्रोटेक्ट करो। देन प्लेस द पेशेंट ऑन द लेटरल पोजिशन, लेटरल पोजिशन पे उस पेशेंट को रख दो। उसके बाद फिर क्या करना है हमें, ट्यूब शुड बी पास्ड ओरली, ठीक। ल्यूब्रिकेट द इंसर्टिंग ट्यूब, ल्यूब्रिकेट द इंसर्टिंग एंड ऑफ द ट्यूब, यूज माउथ गैग, द पोजिशन ऑफ द ट्यूब इन स्टमक शुड बी कन्फर्म्ड एंड lavage should be carried out with saline water, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एयरवे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एयरवे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट दी एयरवे। उसके बाद प्लेस द पेशेंट ऑन द लेटरल पोजिशन, ल्यूब्रिकेट द इंसर्टिंग एंड ऑफ द ट्यूब, ठीक है। देन ट्यूब शुड बी पास्ड ओरली। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, पोजिशन ऑफ द ट्यूब इन द स्टमक शुड बी फिक्स्ड, ठीक है, शुड बी कन्फर्म्ड एंड देन लैवेजेस, गैस्ट्रिक लवाज इज कैरिड आउट विथ सलाइन और नॉर्मल प्लेन वाटर, ओके। प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, रूटीन प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रिकॉशंस क्या हैं गैस्ट्रिक लवाज की, रूटीन प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन कंसेंट फर्स्ट, कंसेंट इज मस्ट, ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द पेशेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट, ठीक है, कि हम मतलब ट्यूब इंसर्ट करेंगे ओरली आपके स्टमक तक, ठीक है, फॉर योर सेफ्टी। तो उसको पूरा प्रोसीजर भी समझाना है। और ठीक है, डू नॉट डू इन नॉन टॉक्सिक एजेंट इंजेक्शन, अगर बस इतना ही याद रखना है ना, प्रोसीजर उसको रूटीन प्रैक्टिस नहीं करनी है और कंसेंट और प्रोसीजर उसको एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। अब कौन कौन सी एजेंट्स यूज़ करते हैं हम इसमें, तो कौन कौन सी ट्यूब यूज़ करते हैं, देखो इवाल्स ट्यूब है, रायल्स ट्यूब है। रायल्स ट्यूब जो है वो बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, रायल्स ट्यूब, ठीक है। रायल्स ट्यूब जो है वो बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए यूज़ करते हैं। बाकी इवाल्स ट्यूब है, रायल्स ट्यूब है, ठीक है, बोयस ट्यूब है, लेवेक्यूएटर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गैस्ट्रिक लवाज, ये आता है अलग से 5 मार्क्स में। अब पूछते हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में। एक्टिवेटेड चारकोल भी क्या है, ये अगर गट में अगर पॉइजनिंग हो रखी है, कंटामिनेशन हो रखा है पॉइजन से, तो डिकंटामिनेशन के लिए हम एक्टिवेटेड चारकोल भी एडमिनिस्टर करते हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल में हम क्या करते हैं, देखो एक्टिवेटेड चारकोल में, एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, ब्लैक फाइन पाउडर, ब्लैक फाइन पाउडर को हम टेस्टलेस ब्लैक फाइन पाउडर होता है चारकोल, ठीक है। ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब द पॉइजन इन द स्टमक एंड हेंस डिक्रीजेज द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन। ये यहाँ पे ऐसे पॉइजन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पॉइजन प्रेजेंट है, हमने एक्टिवेटेड चारकोल दिया, इसने क्या करा, एक्टिवेटेड चारकोल ने, इसने अपने सरफेस पे पॉइजन्स को एब्जॉर्ब करा, ठीक है, एंड डिक्रीजेज दी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, ताकि और ना फैले, ठीक है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन को डिक्रीज करता है। डोज क्या देंगे, डोज पूछ सकते हैं, तो 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी, 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट, उस हिसाब से इसका डोज देते हैं। एंड एक्टिवेटेड चारकोल इज मिक्सड विथ वाटर एंड दिस मिक्सचर इज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। ऐसे नहीं कि तुम उसको चारकोल ले जाके और बोल रहे हो कि चलो खा लो, ऐसे नहीं, इट इज़ मिक्सड विथ वाटर, ठीक है, पानी में ऐसे मिक्स करके फिर पेशेंट को देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। अब आगे देखें इसके डिसएडवांटेज क्या है एक्टिवेटेड चारकोल के, तो वही है ना कि वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अनप्लेजेंट सा टेस्ट है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब कब नहीं देना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में हमें नहीं देना, अगर परफोरेशन ऑफ द स्टमक हो रखी है तो नहीं देना है, ठीक है। तो ये है, परफोरेशन ऑफ स्टमक में नहीं देना है, ठीक। तो ये हमने पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन के बारे में।
मैनेजमेंट कैसे करेंगे? स्टेबलाइजेशन करके, एबीसी मेंटेन करके, डिकंटामिनेशन करके, पॉइजन को एलिमिनेट करके, एंटीडोट एडमिनिस्टर करके, नर्सिंग केयर और साइकेट्रिक केयर से। अब नहीं, अभी अभी हमने कितना पढ़ा है? डिकंटामिनेशन वाला टॉपिक हो गया। अब हमें पढ़ना है एंटीडोट का एडमिनिस्टर करके, है ना। एंटीडोट एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले एंटीडोट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें। एंटीडोट की डेफिनेशन क्या है? एंटीडोट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, एंटीडोट मतलब काउंटरैक्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए द इफेक्ट ऑफ पॉइजन को, ठीक है। तो एंटीडोट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू counteract or neutralize the effect of the poison. What is the classification of antidote? तो फिजिकल एंटीडोट होते हैं, केमिकल एंटीडोट होते हैं, फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एंटीडोट होते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, चिलेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है एंटीडोट का। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, कौन कौन से हैं यूनिवर्सल एंटीडोट? तो यूनिवर्सल एंटीडोट जो है वो यहाँ पे लिखा है, ये टेबल, ठीक है। तो एफएमटी है ना हमारा सब्जेक्ट, याद रखना है हमें सीएमटी। चारकोल देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड, ठीक है। तो चारकोल क्या करता है, हम बता ही दिया, एब्जॉर्ब कर देता है पॉइजन को, एब्जॉर्ब करता है। चारकोल 2 पार्ट्स देते हैं, 2-1-1, ठीक है। चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड 2 पार्ट्स, 1 पार्ट 1 पार्ट देते हैं इसका। चारकोल क्या करता है? एब्जॉर्ब द पॉइजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करती है? इट न्यूट्रलाइज द एसिड, ठीक है। और टैनिक एसिड क्या करता है? टैनिक एसिड जो है इट प्रेसिपिटेट द अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स एंड मेटल। तो देखो, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही है, और जो टैनिक एसिड है वो अल्कली को प्रेसिपिटेट कर रहा है, ग्लाइकोसाइड्स को, मेटल्स को और अल्कलीज को प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है यूनिवर्सल एंटीडोट के बारे में। तो 3 होती हैं, ठीक है। यूनिवर्सल चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड 2-1-1 पार्ट्स, और एब्जॉर्ब द पॉइजन, न्यूट्रलाइज द एसिड, प्रेसिपिटेट द अल्कलॉइड, सर्टेन ग्लाइकोसाइड्स एंड मेटल्स। तो ये हो गया हमारे यूनिवर्सल एंटीडोट के बारे में। ये अलग से पूछते हैं 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है डायरेक्ट चिलेटिंग एजेंट्स के बारे में, ठीक है। तो चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? 5 मार्क्स क्वेश्चन। Chelating agents are the agents which interact with the poison to form an inert complex which is then excreted from the body. तो chelating agents कुछ नहीं होते, ऐसे agents होते हैं या ऐसे substance होते हैं which when administered into the body they act with the poison, ठीक है, and they form a inert compound बना लेते हैं, inert complex, और जो कि एक्सक्रीट हो जाता है फिर फीकस में, ठीक है। तो यही होता है चिलेटिंग एजेंट, सिंपल सा है, ठीक है। एक ऐसे एजेंट जो कि पॉइजन के साथ रिएक्ट करके इनर्ट कंपाउंड बना लेते हैं और वो एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। एंड ये कब यूज़ करते हैं हम चिलेटिंग एजेंट? हर पॉइजनिंग के केस में हमें नहीं देना है। कब यूज़ करना है? इट इज़ यूज्ड इन हैवी मेटल पॉइजनिंग केसेस में यूज़ करते हैं चिलेटिंग एजेंट्स को, इतना याद रखना है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि these agents with metal ion form ring structure within their molecule and ठीक है। तो ये कैसे एक्ट करते हैं? क्योंकि मेटल पॉइजनिंग जब होती है हमारी बॉडी में, जब हम चिलेटिंग एजेंट एडमिनिस्टर कराते हैं तो ये दोनों जो हैं वो एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। तो दे फॉर्म अ मेटल कॉम्प्लेक्स और दे फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड देन दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ दी बॉडी। तो इस तरीके से ये एलिमिनेट करते हैं मेटल पॉइजन को, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है चिलेटिंग एजेंट्स का? एग्जाम्पल क्या है? BAL, और एक और याद रखना है, BAL याद रखना है, ब्रिटिश एंटी लीविसाइट, ठीक है। और एक है सक्सीमर, ठीक है। एक है डाइसोडियम ईडिटेट, ये 2 याद रखना है, सक्सीमर और डाइसोडियम ईडिटेट। एक है कैल्शियम डाइसोडियम ईडिटेट, ठीक है। तो देखो 3 याद करवा देती हूँ। एक है BAL, चिलेटिंग एजेंट्स के नाम BAL, दूसरा है सक्सीमर, ये क्या है? ये सब चिलेटिंग एजेंट्स है, ठीक है, सक्सीमर। तीसरा है हमारा, थर्ड है कौन सा है? डाइसोडियम ईडिटेट, और फोर्थ है हमारा कैल्शियम डाइसोडियम ईडिटेट। क्लियर है इतना? कैल्शियम डाइसोडियम ईडिटेट। तो ये 4 क्या हैं? ये चारों के चारों चिलेटिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं।
ठीक है। इसमें से सबसे मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं ब्रिटिश एंटी ल्यूबिसाइड के बारे में, BAL के बारे में बता दो, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है आज का, BAL। तो इसमें क्या है, तो BAL का सबसे पहले दिया है सिनोनियम क्या है BAL, है ना। सबसे पहले तो ये चिलेटिंग एजेंट है, ठीक है। इसका सिनोनियम क्या है, इसको डाइमर्काप्रोल, ठीक है, या डाइमर्काटो प्रोपेनॉल बोलते हैं। तो एक याद रखो, डाइमर्काप्रोल, ठीक है। सिनोनियम देख लिया हमने। फीचर BAL का फीचर क्या है, तो ये क्या है, BAL एक चिलेटिंग एजेंट है। इट इज़ एन ऑयली पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, ठीक है। इट इज़ एन ऑयली पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय ब्रिटिश ने डेवलप करा था इसको एज एन एंटीडोट टू आर्सेनिक वॉर गैस लिविसाइड, ठीक है। तो आर्सेनिक गैस के अगेंस्ट में क्या डेवलप करा इनने, BAL, ब्रिटिश एंटी ल्यूबिसाइड, ठीक। एक ऑयली पंजेंट लिक्विड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो BAL जो है ना, इसके पास 2 SH ग्रुप हैं, 2 थायोल ग्रुप हैं, ठीक है। तो BAL हैज़ 2 थायोल ग्रुप्स and these 2 thiol group bind to those metal that produces toxicity by interacting with sulf hydrolyl containing enzymes in the body. And these BAL जो हैं they combine with the metal in the body and dislodge them from their acting side. डिसलॉज कर देते हैं, मतलब मेटल्स के साथ ये कंबाइन होके और उसको जहाँ पे वो मेटल का जो एक्टिंग साइट है वहाँ से उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये करते क्या है, इनके पास ना देखो, इनके पास सिंपल सा है, मैं बता रही हूँ। इनके पास क्या है, BAL के पास क्या है, 2 थायोल ग्रुप्स हैं, ठीक है, 2 थायोल ग्रुप्स हैं। और ये ऐसे मेटल कंपाउंड्स पे एक्ट करते हैं, ऐसे मेटल कंपाउंड्स या मेटल पे एक्ट करते हैं विच हैव द पावर टू प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी। ऐसे मेटल्स जो कि सल्फ हाइड्राइल कंटेनिंग एंजाइम्स पे एक्ट करें, हमारी बॉडी की जो सल्फ हाइड्राइल कंटेनिंग एंजाइम्स है ना, वहाँ पे ऐसे मेटल्स जो सल्फ हाइड्राइल कंटेनिंग एंजाइम्स पे एक्ट करेंगे, ऐसे ही मेटल्स को ये BAL क्या करता है, इनके साथ एक्ट करके इस मेटल को हटा देता है, डिसलॉज कर देता है हमारी बॉडी को। ऐसे मेटल्स जो सल्फ हाइड्राइल एंजाइम ग्रुप पे एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। ये याद रखना है बस, ठीक है। तो इंडिकेशन क्या है, कब कब हम BAL एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो BAL यूजफुल अगेंस्ट मेटल्स दैट इंटरफेयर विद सल्फ हाइड्राइल एंजाइम्स इन द बॉडी सच एज आर्सेनिक पॉइजनिंग में, मर्क्यूरी पॉइजनिंग में, बिस्मथ पॉइजनिंग में, कॉपर में और निकल पॉइजनिंग में, ठीक है। तो ये याद रखना है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन ये इंडिकेशन तो ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कब नहीं देना है हमें। आयरन पॉइजनिंग में नहीं देना है और कैडमियम पॉइजनिंग में नहीं देना है, ठीक है। आयरन और कैडमियम पॉइजनिंग में क्यों नहीं देना है, तो क्योंकि ये खुद ही टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाएंगे फिर, ठीक है। तो BAL इज कॉन्ट्राडिक्टेड इन आयरन एंड कैडमियम पॉइजनिंग बिकॉज BAL आयरन BAL कैडमियम कॉम्प्लेक्स आर देमसेल्फ टॉक्सिक, ठीक। उसके बाद फिर तो हाँ, ये 2 याद रखना है, आयरन कैडमियम में नहीं देना है। बाकी आर्सेनिक पॉइजनिंग, बिस्मथ पॉइजनिंग, कॉपर पॉइजनिंग, एंटीमनी पॉइजनिंग, निकल पॉइजनिंग, इन सब में हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डोज क्या है, लास्ट हेडिंग, डोज क्या है, अरे एक सेकेंड, तो डोज क्या है BAL की, तो 5 मिलीग्राम पर kg विच इज़ फॉलोड बाय 2 to 3 मिलीग्राम एवरी 4 to 8 hours फॉर 2 days एंड देन वंस फॉर अ डे फॉर 10 days। तो वो वेरी करता है डोज, ठीक है। डोज अपन देख लेंगे। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है इसका, साइड इफ़ेक्ट्स, तो टेकीकार्डिया, वॉमिटिंग, क्रैम्प, स्वेटिंग, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो टेकीकार्डिया, वॉमिटिंग, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन, तो ये देखने को मिल सकता है हमें। अरे तो बस इतना ही, आज हमने काफ़ी पढ़ लिया। तो ये हमारा होता है फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन देखी, ठीक है, पॉइजन की डेफिनेशन देखी, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, वही मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ द पॉइजन से जो डील करे, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन देखा पॉइजन का, उसके बाद डायग्नोसिस कैसे करना है पॉइजन केस
केस में, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा मैनेजमेंट कैसे करना है, मैनेजमेंट ऑफ द पॉइजन। फिर हमने देखा एंटीडोट क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट्स क्या होता है, यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है और BAL क्या होता है, ठीक है। तो इतना ही है, अब नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी, ठीक है।